हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे 24 जनवरी 2023 का पूरा फुल पेपर देखेंगे। साइंस का पूरे 30 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग ठीक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो इससे भी आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। CDP का, हिंदी का और साइंस का सारे सब्जेक्ट के लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए और जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो आप लोग डेली अपना रिपीट किया करिए, क्या कहते हैं, जो भी अपना नोट से बनाए हैं उसके बाद में डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया करिए। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक जो 2023 में ऑनलाइन वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वही जो ऑफलाइन वाला एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हुए थे। आई थिंक जो साइंस के क्वेश्चन थे उसमें से 4-5 क्वेश्चन मैच किए हुए थे। ठीक है, तो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ही कोई क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो इससे भी आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डेली आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दिया करिए, तो हम लोग उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं CDP का, हिंदी का, तो उन वीडियो को भी आप जाकर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के ऑनलाइन वाले जो एग्ज़ाम हुए थे वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर डेट वाइज हैं, तो वहाँ से जाइए आप लोग जाकर ज़रूर हल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह 24 जनवरी 2023 का पूरा पेपर है साइंस का। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन, हमारे शरीर में ए सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बी स्रावित करती है जो सी के पाचन में मदद करती है। ए, बी और सी क्रमशः हैं, तो इसमें क्या है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, लीवर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लीवर होना चाहिए। और भी श्रावित करती है, तो यहाँ पे क्या श्रावित करेगी, और सी के पाचन में मदद करता है। ठीक है, वसा के पाचन में मदद करेगा। और क्या कहते हैं, श्रावित क्या करता है, वाइल जूस क्या करता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ पे क्या श्रावित करेगा। ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ ए ऑप्शन में पूछा है पैनक्रियास, और क्या कहते हैं बी ऑप्शन में है यहाँ पे इंसुलिन, और क्या कहते हैं, नो, यहाँ पे ए ऑप्शन में अग्नाशय, इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट है, और लीवर, बाइल जूस और फैट है। तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, और स्रावित क्या करती है, वाइल जूस स्रावित करती है। ठीक है, और किसके पाचन में मदद करती है, तो वो फैट के। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर होती है। और कौन सा जूस स्रावित करता है, तो वाइल जूस, और क्या कहते हैं किसके पाचन में मदद करता है, तो फैट के। ठीक है, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये यहाँ पे पूछा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वाहन करती हैं। बी है, सभी सिराएं भी ऑक्सीकृत रक्त वाहन करती हैं। सी है, फुफ्फुस धमनी हृदय में से फुफ्फुस तक रक्त वाहन करती हैं। और पल्मोनरी वेन कैरियर्स, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, इम्प्योर ब्लड, मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है, क्या कहते हैं, वो फुफ्फुस तक ले जाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जो सी ऑप्शन में कहा है, पल्मोनरी आर्टरी कैरियर्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो यहाँ पे यही बात सही है। फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वाहन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो फुफ्फुस धमनी होती है वो हृदय से फुफ्फुस तक रक्त को ले जाती है, वहन करती है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे रिलेटिव आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑक्सीजन डैश, यहाँ पे ए में है, ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी का निर्माण करता है। यह यौगिक सी लिटमस को डैश
डी में परिवर्तित करता है, और ई जो है गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई क्रमशः क्या क्या है यहाँ पे, तो ए जो है ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे वो कौन सा यौगिक का निर्माण करेगा, ए से जब रिएक्ट करेगा तो जो है यहाँ पे कैल्शियम होगा। ठीक है, जो कैल्शियम होगा वो ऑक्सीजन और पानी से, कैल्शियम जो है वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करके एक यौगिक किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कहा है सी लिटमस को डैश डी में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह यौगिक जो है कौन से लिटमस पेपर को नीला, वो क्या कहते हैं, लिटमस को परिवर्तित करता है, तो लाल लिटमस पेपर को, यहाँ लाल होगा और लिटमस में डी कर देता है तो नीला कर देगा। जो लाल लिटमस पेपर होगा यहाँ पे जो यौगिक बनेगा, कौन सा यौगिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन रहा है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या कहते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है, यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे ई में क्या होगा, ई गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे गैस कौन सी प्रवाहित होगी, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा मैच है यहाँ पे, तो ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, और कौन सी गैस प्रवाहित कर रहा है, प्रवाहित करने पर दूधिया हो जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। तो ए है फेनोल्फिथिलीन लिटमस, और बी में है लिटमस हल्दी, और सी में है गुड़हल मेथिल ऑरेंज, और डी है हल्दी फेनोल्फिथिलीन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्या कहते हैं ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें से जो है कहा है क्वेश्चन में समुच्चय अम्लों क्षारकों और सूचकों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पे समुच्चय में अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शा रहा है। तो इसमें से प्राकृतिक सूचक कौन से हैं, जो फेनोल्फिथिलीन है ये भी प्राकृतिक सूचक है, लिटमस, ओहो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से जो है यहाँ पे कहा है फेनोल्फिथिलीन लिटमस, और बी में है लिटमस हल्दी, सी में है गुड़हल मेथिल ऑरेंज, और हल्दी फेनोल्फिथिलीन। तो इसमें से जो है कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें से जैसे कि आप लोग बी वाले ऑप्शन में देखिए, जो लिटमस पेपर होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है, आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता होगा लिटमस। तो ये भी क्या कहते हैं प्राकृतिक हो गया। ठीक है, ये भी नेचुरल हो गया, और जो हल्दी होता है ये भी नेचुरल होता है। तो यहाँ पे ये दोनों नेचुरल है, इस कारण यहाँ पे नेचुरल पूछा है, क्योंकि नेचुरल सूचक की बात किया हुआ है, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधे के कौन से अभिलक्षणिक अनुकूलन लक्षण नहीं है। तो ए में है डीप पेंटेनेटिंग रूट, गहरी वेधती जड़ें, और बी में है फ्लेसी स्टेम गूदेदार तना, और सी में है लीव्स विथ द वैक्सी कोटिंग। ठीक है, और डी में है स्लोपिंग ब्रांचेस, मतलब कि यहाँ पे है ढलवा टहनियाँ। ठीक है, तो क्या होंगी यहाँ पे, मरुस्थलीय पौधे में कौन कौन से अनुकूलन लक्षण नहीं होते, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं होता है, यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे ये भी होता है, गहरी बेधती जड़ें होती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे होते हैं और वहाँ पे तो ज़्यादा बारिश होती नहीं है, तो यहाँ पे जो जड़ें होती हैं बहुत अंदर तक फैली होती हैं।
ठीक है। और जो तने होते हैं वो गूदेदार तने होते हैं। और मोम की परत का पर्ण, तो ये बात नहीं सही है, ठीक है। ये मोम की परतें नहीं होती हैं, ढलवा टहनियाँ तो ये नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इस कारण सी और डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो सी और डी किस में है, तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में है सी एंड डी, तो इस कारण यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में कहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज, लोहे का संक्षारण है, तो ए में है एक भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन, मतलब फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंजेज होती है। तो क्या होता है यहाँ पे ऑप्शन और देखते हैं आगे। तो ऑप्शन में और है एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन, और सी में है एक रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, और डी में है एक भौतिक एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है लोहे का संक्षारण है, तो लोहे का जो संक्षारण होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है और इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो है लोहे का संक्षारण का यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है इरिवर्सिबल और क्या क्या कहते हैं केमिकल चेंजेज होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंजेज हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यक्ष ट्विंस, आई थिंक यहाँ पे मानव में यक्ष जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब वाई अंडे और अंडों जड़ शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। तो इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समरूप एक एक हो जाएगा, ठीक है। समरूप एक एक हो जाएगा, तब हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आपको दो थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा शकरी पट्टी का है, दी गई पुस्तकें वाहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे, तो क्या आप वाहन करेंगे चौड़ी पट्टी वाली को या शकरी पट्टी का, ठीक है। तो इसमें ए वाले ऑप्शन में है चौड़ी पट्टी का थैला, क्योंकि बल का विस्तार जो है एक बेहद बृहद क्षेत्रफल पर है। और अगला है चौड़ी पट्टी का थैला, क्योंकि बल जो है वह प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है, ठीक है। और अगला है सकरी पट्टी का थैला, क्योंकि जो बल का विस्तार एक छोटे क्षेत्रफल पर है। और डी है सकरी पट्टी का थैला, क्योंकि बल का जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो कौन सा आप करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख लीजिए, चौड़ी पट्टी का थैला, क्योंकि जो बल होगा वह प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न होगा, तो यहाँ पे यही वाला सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बल का प्रति इकाई होगा, इकाई का क्षेत्रफल होगा वो निम्न होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में कहा है कि अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई तो निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य होगा। तो निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा, ए ऑप्शन में है धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है, क्योंकि धातु छूने पर गर्म होता है, जबकि प्लास्टिक कप छूने में गर्म नहीं होता है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है और क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है। और सी में है धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती है, क्योंकि धातु जो है ऊष्मा का सुचालक है। और अगला है यहाँ पे प्लास्टिक कप की तुलना में धातु के कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है, क्योंकि प्लास्टिक ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती है, ये बात सही है, क्योंकि जो धातु होती है वह ऊष्मा का सुचालक होती है। तो यहाँ पे ये वाली बात सही है, तो इस कारण यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है और रीजन में है यह एक दुर्लभ चुंबक है, यह एक दुर्लभ चुंबक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में कहा है वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, तो ये तो बात सही है, उसे हर अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन यह एक दुर्लभ चुंबक है, ये बात गलत है। तो इस कारण यहाँ पे जो अभिकथन ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है, ठीक है। तो इस कारण यह ऑप्शन किस में है, तो सी में है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है, आई थिंक क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कुछ सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और बी में है अधिकांशतः एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है,
ठीक है। और ऑप्शन में है यहाँ पे ए उत्तल लेंस है, और बी एक उत्तल दर्पण है, और बी है एक उत्तल, ए जो है वो उत्तल दर्पण या अवतल लेंस हो सकता है, और सी में है बी उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो सकता है, और डी में है बी अवतल लेंस और ए अवतल दर्पण हो सकता है, मतलब कि है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ए जो है सर्वदा एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण हुआ। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग रेंज वाला चैप्टर पढ़े होंगे, दर्पण वाला, दर्पण और लेंस वाला। और क्या कहते हैं, यहाँ पे अधिकांशतः एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा किसमें बनेगा? तो अवतल दर्पण का हो जाए, अवतल लेंस का हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस का हो जाएगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में है 72 नंबर। दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ए में है यह एक समान गति है, बी में है यह एक असमान गति है, सी में है यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है, और डी में है वस्तु विरामावस्था में है। तो इसमें से क्या ऑप्शन राइट होगा इसका? तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो जो है तो इसका होगा, यहाँ पे ए में कहा है अति झुके हुए अक्ष पर घूर्णन करता है। तो अति झुके हुए अक्ष पर कौन घूर्णन करता है? तो यूरेनस करता है। ठीक है, तो इसका इसके साथ मैच हो जाएगा। ठंडा और हवादार है, ठंडा और हवादार जो है, तो इसमें से कौन सा होगा? ठंडा और हवादार होता है कौन? वरुण होता है। ठीक है, ठंडा और हवादार। चांद जैसी प्रवस्थाएं दर्शाता है, तो चांद जैसी प्रवस्थाएं कौन दर्शाता है? तो शुक्र दर्शाता है। तो इसका फर्स्ट के साथ हो जाएगा। और घनत्व निम्न है, तो शनि का होगा। ठीक है, तो इसका इसी के साथ मैच हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट का सेकंड के साथ था, आप हम लोग का एक ए का सेकंड के साथ था, तो ए का सेकंड के साथ यहाँ पे बी वाले में है, तो इस कारण यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 अंश कोण है, तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण होगा। तो कितना कोण हो बनेगा यहाँ पे? तो जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये कोई यहाँ पे कोई ये दर्पण है, और ये आपतित किरण आ रही है। ठीक है, ये आपतित किरण हो जाएगी आपकी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगी इंसिडेंट रे हो जाएगी आपकी, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे आपकी ये परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ये आपकी इंसिडेंट रे हुई, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद में ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब। ठीक है, मतलब ये है दोनों भी के बीच का एंगल है ये। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना कितना बनेगा? यहाँ इधर से 30 बनेगा, और इधर से 30 बनेगा, और ये आपका दर्पण ही है। तो इस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? फिर इसका आधा जब अभिलंब कर देंगे, अभिलंब से आएगी ये जो है, तो यहाँ पे 30 इसका बनेगा कोण 30 डिग्री का, और इधर 30 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो दोनों मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जब दोनों को प्लस कर देंगे, इधर से 60 है और इधर से 60 है, तो इंसिडेंट रे के बीच और अभिलंब के बीच इधर का 60 हो गया, और इधर का मतलब कि ये अभिलंब और इधर का रिफ्लेक्टेड रे का इधर का 30 हो गया। तो 30 यहाँ पे जो है 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 60 हो जाएगा, तो इस कारण इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तो आगे क्वेश्चन में कहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है? तो घर्षण के संबंध में कौन सा सत्य है? यहाँ पे पूछा है घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, विरामावस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। और अगला ऑप्शन देखेंगे, तो अगले ऑप्शन में है सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम है,
और डी में है वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जो सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम है, तो ये बात यहाँ पे इसकी सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि आपको पता ही होगा सबसे बड़ा कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण होता है, स्थैतिक होगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण होगा, सबसे बड़ा होगा। और उसके बाद कौन होता है, सर्पी घर्षण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, लोटन घर्षण। तो सबसे कम घर्षण वाला कौन सा होता है, लोटन घर्षण होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ा कौन होता है, तो स्थैतिक घर्षण होता है, और सबसे कम कौन सा घर्षण होता है, तो लोटन घर्षण होता है। अगर आपको एक क्या कहते हैं घटते क्रम में लिखने को बोले और क्या कहते हैं बढ़ते क्रम में लिखने को बोले तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण हो जाएगा, उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद लोटन घर्षण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा है 76 नंबर, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है, और कारण में है बाह्यतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है, ये बात तो यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे जो कहा है आर में कारण में जो है बाह्यतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये बात तो गलत है। ठीक है, तो इस कारण एक सही है और दूसरा वाला यहाँ पे गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन जो है वो सत्य है, लेकिन जो कारण कहा है वो कारण जो है वो गलत है, क्योंकि जो कहा है कि ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र जो है क्षेत्र है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है वो अधिक क्षेत्र में जाने के लिए होता है और यह पूर्ण दहन से मतलब बहुत तेजी से जलता है। ठीक है, तो इस कारण यह कहना उचित नहीं है कि यह इसको फूंक मारने के लिए गर्म नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो जलता है ज्वाला ऐसे, तो यहाँ पे जो जलता है ये बहुत ज़्यादा नीला नीला ऐसे दिखाई देता है, ये नीला रहता है, इतना तेज से जलता है। ठीक है, और ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो ये CO2 गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है, किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, कौन सी धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है, तो इसमें से कौन सी द्वितीयक अभिक्रियाशील है। फर्स्ट पे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, लेकिन यहाँ पे द्वितीयक कहा है। ठीक है, द्वितीयक में कौन सा है, तो यहाँ पे द्वितीयक में ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक में यहाँ पे हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ए जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन में कहा है, यक्स इज ए विटामिन व्हिच इज द नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाई यक्स एंड वाई आर, मतलब कि यक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, यक्स और वाई है। तो यहाँ पे यक्स और वाई कौन सी विटामिन है, तो यक्स और वाई जो होगी यहाँ पे विटामिन सी, आयरन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विटामिन सी होगा जो कि आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया। ठीक है, नींबू हो गया, इसके खट्टे फल, संतरे हो गए, आंवला, और जो अंकुरित दालें होती हैं ये सब स्रोत होती हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा है 79 नंबर क्वेश्चन है, गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास है, निम्नलिखित में से कौन सा समर्थन करता है। मूल जड़ के पौधे में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, और क्या कहते हैं अगला ऑप्शन है, मूसला जड़ के पौधे में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है,
और सी है शिराविन्यास के प्रकार एवं जड़ों में कोई संबंध नहीं है। और डी में है सभी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला और ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है मूल जड़ के पौधे में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। जो मूल जड़ वाले पौधे होती हैं उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पत्ती हो गई तो ऐसे ऐसे उसमें जालिका रूपी ऐसे 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 पाया जाता है, तो इसी को ही हम जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है। जैसे कि गाजर का पौधा हो गया। ठीक है, तो इसी को ही जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। जैसे कि गाजर में जो पाया जाता है, गाजर के पौधे में भी पाया जाता है। गाजर के पौधे ऐसे होते हैं, उसी में ऐसे टाइप का होता है, इसी को ही जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसी को ही जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। ऐसे बीच से ऐसे हुआ रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाजर के पौधे को आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसी को ही जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सी कोशिकाओं, इनमें कहा है कोशिकांगों की जो है पहचान करना है इसमें से। तो ए में है सेल वॉल, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। बी में है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो कोशिकांगों के संदर्भ में यहाँ पे कहा है कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहा है कोशिका झिल्ली, लवक, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य। अब इसमें से देखना है हमें ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जैसे कि ए में है, ए वाला जो है, ए और सी जो है वो पादप कोशिकाएं हैं और जो बी है वो जीव कोशिका है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, कोशिका झिल्ली और लवक। लवक किस में पाया जाता है? सूत्रकणिका, ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसका हो गया? ये पादप कोशिका का हो गया। ठीक है, तो ये किसका हो गया? ये पादप कोशिका का हो गया। ऊपर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो है फर्स्ट वाले में आप लोग देखिए, ए कोशिका भित्ति, रिक्तिका, सूत्रकणिका। इसमें भी रिक्तिका और सूत्रकणिका है, मतलब कि बैकहोल है, शैलवाल है। तो ये किस में पाया जाएगा? तो जो है ये भी क्या कहते हैं, पादप कोशिकाएं में ही पाया जाएगा रिक्तिका। ठीक है, उसी में ही होता है। बैकहोल मनुष्य में तो होता नहीं है, एनिमल सेल में सूत्रकणिका। ठीक है, और उसके बाद में तो यहाँ पे बचा कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, सूत्रकणिका, केंद्रक। तो हाँ, ये जो है ये कौन सी सेल है? ये जो है जीव कोशिका की सेल है। ठीक है, एनिमल सेल की कोशिकाएं हैं ये। एनिमल सेल में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली हो जाएगा, रिक्तिका भी हो जाएगा और सूत्रकणिका और केंद्रक भी हो जाएगा। लेकिन बैक यहाँ पे जैसे कि कहा है कोशिका भित्ति, सेलवाल, यहाँ पे सेलवाल कहा है तो सेलवाल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सेलवाल नहीं होगा। और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सेलवाल नहीं होगा। तो इस कारण ये एनिमल्स वो पादप कोशिका का हो जाएगा। सेलवाल उसी में ही पाया जाता है। तो इसमें से कौन कौन सा ए और जो यहाँ पे सी है वो पादप कोशिकाएं हैं, लेकिन जो बी है वो जीव कोशिका है। इसका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इस कारण सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ए में है जल चक्र का चित्र बनाओ और नामांकित करो। और बी में है बादलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। और सी में है क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो। और डी में है किसी आद्र दिन हमें पसीना अधिक क्यों आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो? तो यहाँ पे जो बच्चे रहेंगे, शिक्षार्थी रहेंगे, वो एक से अधिक आंसर में मतलब क्या कहते हैं जवाब देंगे। क्वेश्चन के जो है जवाब आंसर देंगे एक से अधिक शब्दों में। ठीक है, कोई एक ही आंसर नहीं है। यहाँ पे सोचे विचारेंगे। ठीक है, माइंड पर अपने जोर देंगे। तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर कहेंगे जल चित्र बनाओ तो यहाँ पे भी फट से बना कर रख देंगे। और बादलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है, तो यहाँ पे भी बच्चे बता देंगे। और किसी आधे दिन में हमें पसीना क्यों आता है, तो यहाँ पे भी बच्चे बता देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपने ब्रेन पर क्या कहते हैं जोड़ देंगे और एक से अधिक शब्दों में आंसर बताएंगे। ठीक है, एक से अधिक।
कोई कोई आंसर बताएगा, कोई किसी दूसरी तरह के आंसर बताएगा। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। तो इसमें कहा है क्वेश्चन में, अनुप्रिया विषय चल चक्र पर कक्षा अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा है, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में है जल प्रदूषण के विभिन्न कारणों पर चार्ट दर्शाना, और एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना, और सी में है उपरोक्त विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, और डी में है जल चक्र पर विद्यार्थियों को एक लिखित रिपोर्ट बनाने के लिए कहना। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कहेंगे, रिपोर्ट बनाने के लिए कहेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे अधिक हमें छात्रों को अगर भ्रमण पर ले जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे सबसे सही आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रदूषित नदी के यहाँ पर दौरे पर ले जाएंगे और जो है, तो यही वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसे अब बच्चे जो हैं अधिक सीखेंगे, ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, देखेंगे और देख करके ज़्यादा उन्हें वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो शिक्षार्थियों की विकल्पी संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती है, और कारण में है स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रायः प्रति अंतर्दर्शी होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है दोनों यहाँ पे सही है, दोनों बातें सही है, कथन और कारण। तो इस कारण यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, अन्वेषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है। ए में है यहाँ पे किसी अन्वेषण में डेटा सदैव संख्यात्मक होता है, और अगला ऑप्शन है यहाँ पे, तो अगले ऑप्शन में कहा है वैज्ञानिक अन्वेषणों में केवल एक ही सही विधि है। तो केवल एक ही सही विधि है, तो क्या ये बात सही है। तो ये बात तो यहाँ पे सही नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे जो है दोनों बातें यहाँ पे गलत हैं। जो यहाँ पे कहा है किसी अन्वेषण में डेटा सदैव संख्यात्मक होता है, तो जरूरी नहीं है कि डेटा जो हो हमेशा संख्यात्मक में हो, तो ये बात भी गलत है। और जो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में कहा है कि वैज्ञानिक अन्वेषणों में केवल एक ही सही विधि है, तो केवल एक ही सही विधि नहीं होनी चाहिए, तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इस कारण जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोथ दोनों मतलब यहाँ पे असत्य हैं, ए एंड बी बोथ फॉल्स हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों की कोशिकाएं, मतलब कि यहाँ पे यश में कहा है पौधों की पत्तियों की जो कोशिकाओं में पर्णहरित होता है, और यश में है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यशवंत तथ्य और है यहाँ पे, और जो यश है वो निष्कर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यशमन पत्तियों में कोशिकाओं में पर्णहरित होता है, ये बात सही है यहाँ पे। और यष्टु में है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तथ्य है कि निष्कर्ष है, यहाँ पे ये चीज़ पूछा है। तो जो यहाँ पे पौधों की पत्तियों में कोशिकाओं में पर्णहरित होता है, ये चीज़ यहाँ पे तथ्य हो जाएगा। और जो यष्टु में है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ये निष्कर्ष हो गया, ये निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है। तो ए में है कोई भी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, और बी में है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में सांस्कृतिक की अहम भूमिका है। और 86 नंबर क्वेश्चन का अगला ऑप्शन है विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है, और डी में है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में व्यक्तिनिष्ठता होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है विज्ञान में। ठीक है, क्योंकि इसमें से नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो नेगेटिव का यहाँ पे नेगेटिव वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 87 नंबर, कोई छात्रा एक प्रश्नली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है। वह अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। आलू का रंग काला नीला काला हो जाता है, आलू में स्टार्च है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कथनों में से क्या सत्य है। तो दोनों मतलब यहाँ पे अवलोकन है, दोनों निष्कर्ष हैं। अवलोकन ए वाला अवलोकन है और बी वाला निष्कर्ष है।
और यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में है ए निष्कर्ष है और जो बी है वो अवलोकन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है सी वाला होगा, अवलोकन होगा और ये निष्कर्ष होगा, क्योंकि वो पहले पेस्ट ली, उसके बाद में उन्होंने एब्जर्व किया, वो लड़की जो है वो एब्जर्व की कि जो उसका पेस्ट है वो काला नीला हो जा रहा है, तो लास्ट में वो निष्कर्ष निष्कर्ष निकाली कि आलू में स्टार्च है, तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल गया। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा के शिक्षार्थियों ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसलिए जल का रंग भूरा होता है। और विज्ञान के शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या करनी चाहिए उन्हें, कथन की उपेक्षा करनी चाहिए और निश्चय पूर्वक कहना कि तर्क सही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना है, ये बात गलत है। और आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगला ऑप्शन जोर देकर कहना कि जल रंगहीन है। और अगला है प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और तर्क की व्याख्या करें। तो इसमें से क्या करेंगे हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया को स्वीकार करेंगे, जो भी बच्चे कह रहे हैं उस प्रतिक्रिया को स्वीकार करेंगे और उसके बाद में उसके तर्क की व्याख्या करेंगे। ठीक है, यही वाला इन ऑप्शनों में से सबसे सही आंसर है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगले में है अगले क्वेश्चन में है प्रतिभाशील विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में लिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है, मानकीकृत पाठ्यचर्या आकलन, शैक्षिक संवर्धन क्रियाकलाप, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र परियोजना। और अगला है यहाँ पे विस्तृत परिप्रेक्ष्य की व्याख्या हेतु तो अवसर। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो वांछनीय यहाँ पे कहा है, सबसे कम वांछनीय यहाँ पे पूछा है कि जो सबसे कम महत्व है, तो सबसे यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे कम महत्व यहाँ पे ये है, मानकीकृत पाठ्यचर्या का आकलन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे कम की बात किया हुआ है, तो सबसे कम यही होना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ए में है विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरणों द्वारा संकल्पना का सामान्यीकरण करने के लिए कहना। और यहाँ पे सी ऑप्शन में है विद्यार्थियों को संकल्पना के गैर उदाहरण अवधारण देने के लिए कहना। और डी में विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में संकल्पना की व्याख्या करने के लिए कहना। तो इसमें से जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, आप अल्पतम यहाँ पे कहा है, आप लोग एक बार ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, अल्पतम यहाँ पे कहा है मतलब कि सबसे कम, तो सबसे कम यही होना चाहिए, विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना। तो हमें परिभाषित करने के लिए नहीं कहना है, तो ये नेगेटिव आंसर है। तो यहाँ पे सबसे कम की बात किया हुआ है, अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए, तो अल्पतम प्राथमिकता इसी की होनी चाहिए, सबसे कम प्राथमिकता इसी की होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए नहीं कहना चाहिए, परिभाषित करने के लिए कहना, यही सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पूरे 30 क्वेश्चन थे, आपके 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और पूरे हल कीजिएगा, मतलब पूरे क्वेश्चंस को, और जो आपने नहीं देखा है सीडीपी के हिंदी के, तो उन क्वेश्चनों को भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो हल कीजिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक जो 2023 के क्वेश्चन हैं ऑनलाइन वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए रहते हैं उन्हीं से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे हल कर लीजिएगा। तो आई थिंक हम लोग तो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करिए और उसके बाद में वीडियो जरूर लाइक करें दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।